कि आज जो है हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि आज जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको मैं आज मैं कुछ चीज़ें सिखा भी दूँगा। उसके बाद हम ये चीज़ ऑफ करेंगे, गैप लेंगे। गैप हमारा जो होगा वो 13 से 20 तारीख तक का होगा, क्योंकि इसमें ईद की छुट्टियाँ भी हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन का डेज होंगे। और 21 से लेकर 30 जून तक हम फिर बाकायदा कोर्स का इनेकाद करेंगे, जो कंटिन्यू करेंगे। 10 डेज़ या 11 टू 12 डेज़ पे कोर्स मुश्तमिल होगा। उसमें हम आपको असाइनमेंट भी देंगे, ग्रुपिंग भी बनाएंगे आपकी, और बाकायदा आखिर में जो आपको मेंटोर्स प्रोवाइड कर देंगे, जो आपको बाकायदा आगे जाके पब्लिकेशन में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वो एंड ऑफ द सेशन में डिस्कस करूँगा। अभी मैं चाहूँगा कि मैं अभी स्टार्ट कर दूँ सेशन और आपको सिखाना शुरू कर दूँ कि हमें सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल ABCD से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेच से शुरू करेंगे, और फिर आपको मैं एडवांस चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज आप एक चीज़ सीख लेंगे, इसे हम कहते हैं सर्च स्ट्रिंग फॉर्मेशन। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। देखें, रिएक्ट कर दें या थम्स अप कर दें कि मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो रही है तो। मैंने यहाँ स्लाइड खोल लिया। यस, हो रही है। ओके, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ कहीं लैग करे या कोई मसला हो तो मुझे चैट पे बता सकते हो मैम, आप मुझे भी माइक ऑन करके बता सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हम बाकायदा भी सेशन का आगाज़ करते हैं, फिर लास्ट में आपको मैं मज़ीद ब्रीफ कर दूँगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिस्टमेटिक मेटा एनालिसिस। सो आज मैं आपको ये सिखा दूँगा कि एक मेटा एनालिसिस सिस्टमेटिक रिव्यू करने में एक रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो बेसिक जो हमने क्रॉस सेक्शन सिखा रहे हैं, जो हमारा वेबिनार चल ही रहा है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इसके मुकाबले में, सिस्टमेटिक रिव्यू के मुकाबले में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसके अलावा मैंने कुछ डिफरेंसेस अपने पिछले एक वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल में सिस्टमेटिक रिव्यू में फ़र्क क्या है, वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो पहले मैं ये बता दूँ कि आप लोग अमूमन हमारे आम ज़बान में मेटा एनालिसिस चल रही होती है, तो इट्स अ रॉन्ग वर्ड। असल में सिस्टमेटिक ही रिव्यू एक चीज़ होती है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो पहले समझा देना चाहता हूं कि व्हाट इज़ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड व्हाट इज़ मेटा एनालिसिस एंड व्हाट इज़ नैरेटिव रिव्यू। तो मेरे पास एक स्लाइड है यहाँ पर, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, नैरेटिव रिव्यू क्या चीज़ होती है, सिस्टमेटिक रिव्यू क्या चीज़ होती है, और मेटा एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, इसके लिए अगर हम पबमेड पर जाएँ तो पबमेड पे हमें बाकायदा एक कॉलम भी मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे रैंडम यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ। साइड में जो हमारे फ़िल्टर्स लगे होते हैं उसमें ये तीनों सेक्शंस मौजूद होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें मेरे स्लाइड्स के ऊपर, ये देखें, यहाँ पर सिस्टमेटिक रिव्यू का कॉलम भी है, ये वाला, ये रिव्यू है यानी कि ये नैरेटिव रिव्यू की बात कर रहे हैं, और ये देखें ये वाला मेटा एनालिसिस है। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर अलग अलग दी हुई होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक दूसरे से डिफर हैं, अलग अलग हैं। अब नैरेटिव रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टडी हैं दुनिया भर में, आप उनको जमा करें, उनको इंटरप्रेट करें, और उसके बाद अपनी एक जजमेंट दें। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू बेस्ड ऑन ऑथर्स इंटरप्रिटेशन। ऑथर्स एक चीज़ इंटरप्रेट करता है और अपनी जजमेंट देता है। ठीक है, ये एक क्वालिटेटिव समरी होती है। क्वालिटेटिव समरी से मुराद है कि इसमें कोई भी टेबल्स, कोई भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं करते, बस रिटन फॉर्म के अंदर हमने जो भी अखज़ किया होता है रिसर्चेस के हवाले से, वो हम लिख देते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू मोहसिन, इससे, यस, मोहसिन, आपका नेट थोड़ा लैग कर रहा है। आई थिंक वॉइस भी लैग करी है, और थोड़ा सा जोर से बोलो। ओके, आप देखो, ठीक है। क्या? हेलो, ठीक है, हाँ, कुछ बोलो, एक और लाइन कुछ हेलो, बोलो। देखते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। ठीक है, आवाज़ आ रही है? सही है, थोड़ा सा अगर अपना माइक करीब कर सको तो। लेकिन मेरा माइक करीब ही है। ठीक है। ए, मैंने माइक करीब कर लिया वैसे। चलो ठीक ठीक है, है, अब अभी सही है, ठीक है। स्क्रीन तो लैग नहीं करती। नहीं, मुझे सही नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, अब मेरे ख्याल से अब आवाज़ ठीक है। आप बच्चे जो हैं वो रिएक्ट कर दें प्लीज़, फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा। ओके, ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस मैंने आपको
फिर समझा देता हूँ कि नैरेटिव रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू में फ़र्क क्या होता है। नैरेटिव रिव्यू का मतलब ये होता है कि पहले से जो पब्लिश आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना और उनको समराइज़ करके ऑथर अपनी जजमेंट देता है, एक नई चीज़ बताता है कि अगर हम तमाम रिसर्चर्स को मिलाएं तो इससे हमें क्या चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यू नैरेटिव रिव्यू से इस तरह डिफरेंट है कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये सिस्टमैटिक वे में एक रिव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर हम पबमेड पे जाएं और पबमेड पे जाके अगर मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँ ना, सिस्टमैटिक रिव्यू के कॉलम के ऊपर, तो मुझे अब वो रिसर्चेस मिलेंगी जो कि सिस्टमैटिकली रिव्यूड हुई होंगी। यानी कि सपोज करने का ये वाली रिसर्च है, तो इसके अंदर बताया गया है हाइपरटेंशन और ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, ठीक है, सिस्टमैटिक रिव्यू। तो इसके अंदर वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स समराइज्ड होंगे जिन्होंने हाइपरटेंशन और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क के ऊपर बात की गई होगी, और वो सिस्टमैटिक वे होगा, यानी कि कोई गाइडलाइंस फॉलो की गई होंगी, मतलब बकायदा एक गाइडलाइन फॉलो करके किसी चीज़ को रिव्यू करना और उसको समराइज कर देना, ये चीज़ कहलाती है सिस्टमैटिक रिव्यू। नैरेटिव रिव्यू सिस्टमैटिक वे में नहीं होता, इसका बाकायदा कोई गाइडलाइन भी नहीं होती, कोई भी ऑथर अलग अलग तरीके से आर्टिकल को रिव्यू करता है और अपनी जजमेंट देता है। जबकि सिस्टमैटिक रिव्यू में कोई भी अपनी जजमेंट नहीं होती, बल्कि प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, ओके। उस प्री डिफाइंड क्राइटेरिया की बुनियाद पर हमें एक रिजल्ट मिलता है। अब मेटा एनालिसिस क्या चीज़ है? असल में मेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज, यानी कि जब सिस्टमैटिक रिव्यू आपने परफॉर्म कर लिया, आपने डिफरेंट आर्टिकल्स को मिलाया और उसको रिव्यू कर लिया और उसका एक रिजल्ट लिख लिया, अब उस रिजल्ट की जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है उसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मेटा एनालिसिस एक सेल्फ कोई चीज़ नहीं है, मेटा एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द सिस्टमैटिक रिव्यू, ओके, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यू की जो एनालिसिस कहलाते हैं वो मेटा एनालिसिस होती है, ठीक है। तो ये सिस्टमिक अप्रोच विद क्वांटिटेटिव डेटा सिंथेसिस, क्वांटिटेटिव डेटा को हम, अच्छा ये क्वालिटेटिव होता है सिस्टमैटिक रिव्यू, और इसको क्वांटिटेटिव बनाने के लिए हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, यानी कि इसमें फिर टेबल्स, ग्राफ्स और फिर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने किसी ने क्रॉस सेक्शनल का वेबिनार लिया हुआ है तो आपको पता है कि उसके अंदर हम SPSS यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी बात करें सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस की, तो इसके अंदर एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं रेवमेन। रेवमेन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, इसके अलावा ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन अमूमन जो है वो रेवमेन इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हम इस कोर्स के अंदर बहुत सारे AI टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्री अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जिसमें रैयान है, आलसच है एंड साइंस स्पेस है एंड बहुत कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम आपको अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक हल्का सा ओवरव्यू देंगे, हायरार्की समझाएंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको, मेटा एनालिसिस, नैरेटिव रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू में फर्क क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज का है वो है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। हम एक रिसर्च क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं पीको फ्रेमवर्क के साथ। ऑल दो ये यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊँ, ताकि आज अगर आप यहाँ पर अटेंड करने आए तो आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएँ, ठीक है। ओके, चलें अब आपको हम बता देते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, ठीक है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अप्रोच टू अ मेडिकल प्रैक्टिस दैट इंटीग्रेट्स द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस फ्रॉम द सिस्टमैटिक रिसर्च विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। सही है, सिंपल सी बात है कि आपको बहुत आम और अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इससे पहले जितनी भी आर्टिकल्स जो कि पब्लिश होते हैं, ठीक है, उनके एविडेंस को जांचना, उनको एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस से गुजारने के अमल को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। अब वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर होता ये है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं, सपोज़ करें कि हमारे हाइपरटेंशन के ऊपर 10 रिसर्चेस मौजूद हैं, ठीक है। अब उन रिसर्चेस, वो एक एविडेंस है, अब उस एविडेंस को जमा करके एक समराइज फॉर्म देना और उन तमाम की एक, सपोज़ करें कि एक मीन वैल्यू निकाल के एक गाइडलाइन तैयार करना, इसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। और ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमें कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, यानी कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस जो है वो इस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की एविडेंस को जनरेट करने में हेल्प करती है। लेट्स सपोज कि सब आपने पता है कि पिछले वक्तों में जो कोविड आया, तो कोविड के लिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उस वक्त बहुत सारी RCTs यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स परफॉर्म किए गए। किसी को समझ में नहीं आता, समझा दूंगा RCTs क्या होते हैं। खैर, तो जब परफॉर्म किए गए तो अब कुछ रिसर्चेस परफॉर्म की गई USA के अंदर, कुछ परफॉर्म की गई इंग्लैंड के अंदर, कुछ परफॉर्म की गई चाइना के अंदर, कुछ परफॉर्म की इंडिया के अंदर। तो उन तमाम रिजल्ट्स को इकट्ठा करके एक समराइज फॉर्म में जमा करने को हम सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं, या फिर वही जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाती है, ठीक है। ये बात है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये पहले समझा दूँ कि टाइप्स ऑफ रिसर्चेस क्या होती हैं, उसके बाद फिर आपको हम इसका पिरामिड दिखा देंगे। तो स्टडी डिज़ाइन के अंदर जो मेडिकल रिसर्चेज होती हैं उसके अंदर दो किस्म की
दो किस्म की रिसर्चेस मौजूद हैं, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कहलाती हैं और एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है। ओके, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेमस वन है और सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RCTs कहते हैं। अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है और यूट्यूब पे वो अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर कोहर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, जो जिसका भी कोर्स चल रहा है क्रॉस सेक्शनल वाले का, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने पढ़ाया है ऑलरेडी यूट्यूब के अपलोड वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप देख रहे हैं, ये पिरामिड कहलाता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ हायरार्की या हायरार्कियल पिरामिड कहलाता है। ये पिरामिड ये बताता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स हैं मेडिसिन के अंदर, उनकी क्या वर्थ है। अगर आप कोई रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो अगर आप अपने रेज्यूमे या CV पे लगाते हैं तो वो कितना वेटेज रखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, ये केस रिपोर्ट्स, केस कंट्रोल, कोहर्ट, ये सब डाउन द पिरामिड है, यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं होती। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अभी अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब आप RCTs के ऊपर बात करें कि मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू, ये फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम एक रिसर्च परफॉर्म करते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि एज ए स्टूडेंट लेवल के ऊपर हम आराम से सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस कर सकते हैं और किया जा सकता है। इससे आप देखते हैं आपके सीनियर्स को क्या वो कर रहे होते हैं, अपने क्लास फेलोज को आपने देखा होगा कि उन्होंने रिसर्च पब्लिश किया होगा सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस का। ठीक है, हालांकि केस कंट्रोल और कोहर्ट को करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें पैसे चाहिए होते हैं, फंडिंग चाहिए होती है। लेकिन भाई अगर मेटा एनालिसिस की बात करें तो कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका कि ये एविडेंस पिरामिड कहलाता है। तो यहाँ पर जो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस का जो एविडेंस होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। एक बात और आपको बता दूँ कि शायद बच्चों के जहन में ये परसेप्शन गलत है कि सिर्फ RCTs की ही मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू होती है, ऐसा नहीं होता। RCTs की भी हो सकती है, कोहर्ट, केस कंट्रोल और केस रिपोर्ट्स की भी हो सकती है। ठीक है, दोनों की हो सकती है, लेकिन बस फ़र्क ये है क्योंकि RCTs खुद जो है एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, तो इनका एविडेंस स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके ऊपर मेटा एनालिसिस परफॉर्म करना आसान है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, कोहर्ट की, केस कंट्रोल की या केस रिपोर्ट्स वगैरह की, इनके ऊपर सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस करना बाकायदा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल हम इस कोर्स के अंदर आपको दोनों तरीके बता देंगे। हमारा फोकस तो RCTs ही रहेगा, लेकिन हम ये भी बता देंगे कि अगर आप चाहें तो इनके ऊपर भी किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको गाइड ज़रूर कर देंगे इंशाल्लाह। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने बता दिया था आपको नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस में फर्क क्या होता है। अच्छा, अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, पीको फ्रेमवर्क। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई तो प्लीज़ आप लोग हैंड्स अप कर दें, ताकि फिर मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चला जाऊँ जो हमें सीखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अपने बस आप रिएक्ट कर दें, हैंड्स अप कर दें। ओके, हाँ, सबके स्पीकर्स हमने ऑफ किए हुए, क्योंकि मसला ये होता है कि वुमन सेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मुकम्मल फोकस के साथ आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आज आप ये सीख के जाएंगे कि आप एक रिसर्च क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक आप डिसाइड नहीं करना सीखेंगे, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है, खास तौर पर मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू का, इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले 20-25 मिनट में सिखा दूँगा। पीको फ्रेमवर्क हेल्प स्ट्रक्चर रिसर्च क्वेश्चन इन हेल्थ केयर। पीको के अंदर ये 3 से 4 चीज़ें हैं। अच्छा, ये PICO है, ये PECO भी हो सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पाइको या पीको पढ़ लें आप इस तरह से, जैसे यहाँ पर P फॉर पेशेंट या पॉपुलेशन। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर पेशेंट और पॉपुलेशन, I स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन, और यहाँ I की जगह E भी आता है, इसका मतलब होता है एक्सपोजर। ओके, C फॉर कंपैरिजन, O फॉर आउटकम। पहले इसको समझ लेते हैं और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरह किया जाता है। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, या पेशेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप अभी आप कोई सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो किन लोगों पे करना चाह रहे हैं, मतलब वो डिजीज़ कौन सा है। सिंपल से यहाँ पर समझ लें कि वो पेशेंट या वो पॉपुलेशन जिस डिजीज़ से मुतासिर है। सपोज करें कि अगर वो कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सपोज करें डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन इज़ नाउ माई पॉपुलेशन। अगर मैं एंजाइटी चूज़ करूँगा तो उस वक्त एंजाइटी जो है वो मेरी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अगर मैं हाइपरटेंशन चूज़ कर लूँ तो वो मेरी पॉपुलेशन है, यानी कि उसके मरीज़ या उसके पेशेंट। इसी तरीके से अगर मैं पल्मोनरी डिसऑर्डर के पेशेंट चूज़ कर लूँ तो वो मेरी पॉपुलेशन है। ओके, इंटरवेंशन क्या है। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि उस पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए जो तरीका या जो मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है उसे इंटरवेंशन कहते हैं। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से इंटरवेंशन दे रहे हैं। अब वो इंटरवेंशन या तो ड्रग हो सकती है कोई,
या फिर कोई साइकोलॉजिकल पैरामीटर हो सकता है, ठीक है, कोई एक्सरे हो सकती है, ACT MRI हो सकती है, तो साइकोथेरेपी हो सकती है, कोई फिजियोलॉजिक मेथड हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें तो क्या कहते हैं DBT वाला खैर छोड़ें। सपोज करें कि इंटरवेंशन हमको ड्रग दे रहे हैं, तो ड्रग के अंदर हमने पॉपुलेशन चूज़ किया डिप्रेशन, अभी मैं सब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। डिप्रेशन चूज़ किया, अब डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? मेरे ख्याल से SSRIs, यानी कि स्पेसिफिक सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, SSRIs दे सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में फ्लोक्सिटीन आता है, सिटालोप्राम आता है, तो ये हमारा इंटरवेंशन हो जाएगा। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि अब आप अच्छा, दरअसल ये जो फ्रेमवर्क आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये RCTs का फ्रेमवर्क है, यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किए जाते हैं तो उस वक्त एक यानी सपोज करें डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, तो उसमें 2 ग्रुप्स बांट दिए जाते हैं। एक वो ग्रुप होता है जिसको बाकायदा कोई ड्रग दी जा रही होती है। सपोज डैट कि अगर हम डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए सिटालोप्राम दे रहे हैं, तो कंपैरिजन ग्रुप के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो जो दूसरा ग्रुप होगा, या तो उसको कोई ड्रग नहीं दी जाएगी, अगर जब कोई ड्रग नहीं दी जाती तो उस ग्रुप को हम कहते हैं प्लेसिबो, यानी कि प्लेसिबो में या तो कोई वो नील होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, या तो फिर कोई आयरन के सप्लीमेंट्स दे दी जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो 2 ग्रुप्स होते हैं, एक इंटरवेंशन वाला ग्रुप होता है और कंपैरिजन ग्रुप होता है। इंटरवेंशन वाले ग्रुप को हम मेन ड्रग दे रहे होते हैं, और कंपैरिजन वाले ग्रुप को हम कोई भी ड्रग नहीं दे रहे होते, तो उसको हम प्लेसिबो कह सकते हैं। ओके। आउटकम, आउटकम का मतलब ये होता है कि जब हमने पॉपुलेशन डिप्रेशन की चूज़ की, एक ग्रुप को हमने सपोज करें कि सिटालोप्राम दिया और दूसरे ग्रुप को हमने कुछ नहीं दिया, तो उन दोनों के आउटकम्स क्या है, ठीक है। यानी कि इंटरवेंशन वाले ग्रुप में कितने लोग डिप्रेशन से ठीक हुए, यानी कि हम एफिकेसी मालूम करना चाह रहे हैं ड्रग की। आउटकम्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि ड्रग कितना एफिकेशियस था, डेथ्स कितनी हुई थी, साइड इफेक्ट्स कितने जनरेट हुए थे, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हुए थे, ये सब चीज़ें आउटकम्स के अंदर आ जाती हैं। तो खैर ये मैंने प्रीलिमिनरी तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है कि इन चारों मतलब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि हम कैसे कैसे एक पीको के पाइको या पीको के ऊपर रहते हुए एक इस तरह की सर्च स्ट्रिंग तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्च स्ट्रिंग बना हुआ है, और अभी आपको देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा होगा। अगर आप में से कोई बिल्कुल न्यू है और वो देखने की कोशिश कर रहा है कि सर्च स्ट्रिंग बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आप आराम से ये सीख जाएंगे कि मैंने सर्च स्ट्रिंग कैसे बनाई है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दी प्रिपरेशन ऑफ द सर्च स्ट्रिंग, हम पहले ये देख लेते हैं कि पीको की कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि जैसे हमने पी बताया था कि P4 क्या है, पॉपुलेशन या पेशेंट। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 के अंदर कि पेशेंट पॉपुलेशन या पेशेंट स्टैंड फॉर एडल्ट विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर मेरी पॉपुलेशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर बनी, ठीक है। इसी में इंटरवेंशन डाइटरी चेंजेस बनी, ओके। तो ये एक ग्रुप था जिसको हमने डाइटरी चेंजेस दिए, वो इंटरवेंशन वाला ग्रुप था। अब उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड मेडिकेशन से। अब यहाँ पर देखें कंपैरिजन में 2 चीज़ हो सकती हैं। अब हमारा मेन फोकस डाइटरी चेंजेस है। एक पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का, अब हम चाह रहे हैं कि उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसा ग्रुप इस्तेमाल करें जिसकी अगर हम डाइट चेंज करें तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है या नहीं। और एक ग्रुप वो होगा जो पहले ही से कोई स्टैंडर्ड मेडिकेशन ले रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर कराया जाएगा। अब उनके आउटकम हम चेक करेंगे कि रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा है, इंटरवेंशन वाले ग्रुप में या फिर कंपैरिजन वाले ग्रुप में, ठीक है। तो वो आउटकम हम चेक कर लेंगे। अब अगर दूसरी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन विद एस्थमा, ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। इंटरवेंशन में इनहेलर यूज़ है। अब इनहेलर में आपको पता है कि ज़ैपेल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट, ये कुछ ड्रग होते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो इनहेलर्स में दिए जाते हैं ये, ठीक है। तो इंटरवेंशन में एक ग्रुप को हम इनहेलर यूज़ करवाएंगे और दूसरे ग्रुप को देखिए नो इनहेलर यूज़, उसको हम कुछ भी नहीं दे रहे। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को जब कंपेयर कराएंगे तो आउटकम हम चेक करने जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्थमा अटैक्स के फ्रीक्वेंसी में किस में ज़्यादा कमी है, जो इनहेलर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, जो नॉन इनहेलर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखें तो यहाँ पर जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्रोनिक पेन है, एल्डरली पेशेंट का, ठीक है, यानी कोई भी क्रोनिक पेन हो सकता है। अब इसमें हम देख, अच्छा फिजिकल थेरेपी की मैं बात करें तो उस वक्त भी इंटरवेंशन में एक ग्रुप को हम फिजिकल थेरेपी दे रहे हैं और एक ग्रुप को हम वही नॉर्मल जो कन्वेंशनल पेन मेडिकेशन से वो दे रहे हैं। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि फिजिकल थेरेपी ज़्यादा कारगर रही या कंपैरिजन ज़्यादा कारगर रही, ठीक है। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने स्टैंडर्ड मेडिकेशन दी कंपैरिजन ग्रुप में, सेकंड कंपैरिजन में कुछ भी नहीं दिया तो ये प्लेसिबो वाला ग्रुप कहलाएगा, अब थर्ड में भी हमने मेडिकेशन दी है। तो बात सीधी सी है, कंपैरिजन ग्रुप कुछ भी हो सकता है, हमारा मेन फोकस इंटरवेंशन वाला ग्रुप होता है, ठीक है। और कंपैरिजन ग्रुप या तो वो ये हो सकता है कि उसको हम कोई दूसरे ड्रग दे रहे हों, या फिर उसको कोई स्टैंडर्ड थेरेपी दे रहे हों, या फिर जो है उसको कुछ भी ना दे रहे हों, ठीक है। तो इस तरह से पीको फ्रेमवर्क बनाया जाता है। और याद रखिएगा ये पीको फ्रेमवर्क जो बना हुआ है वो RCTs के लिए बना हुआ है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के लिए, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम फिर से यहाँ पर चलें
यहाँ पर देखें जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं, जो पीको फ्रेमवर्क है, वो इनके लिए बना हुआ है। हालांकि इसको हम कोहेट और केस कंट्रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी उसके अंदर, जो आपको हम बाद में बता देंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं फोकस कर रहा हूँ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के ऊपर, आरसीटीज के ऊपर। जो पीको फ्रेमवर्क है वो इन रिसर्चेस के लिए बना हुआ है। सही है। अच्छा, अब याद रखिएगा ये पीको फ्रेमवर्क जो है ना, ये आरसीटीज पे लागू होता है। सिस्टमैटिक रिव्यू अभी तक हमने शुरू नहीं की, सिस्टमैटिक रिव्यू अभी तक हमने शुरू नहीं की, ये हमने आरसीटीज का पीको फ्रेमवर्क सीखा है। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो एक सर्च स्ट्रिंग बनी हुई है, इसको समझाने के लिए मैं ज़रा पबमेड पे जाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं है, मैं एकदम, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है, मैं एकदम एकदम जो है डम्प हूँ, कुछ भी मुझे नहीं आता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम के तमाम लोग बुलियन ऑपरेटर से वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं भी हैं तो मैं बस क्विक रिकैप दूंगा एंड एंड और का। ठीक है, लेट्स सपोज कि बुलियन ऑपरेशंस के अंदर दो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक एंड यूज़ होता है और एक और यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को आती होगी वो चीज़, क्योंकि हमने बार बार ग्रुप पे भी मेंशन किया और इससे पहले भी मैं बहुत मरतबा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ कि सपोज करें कि अगर मैं एंड का इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो कैसे इस्तेमाल होता है कि अगर मैं कोई दो कीवर्ड्स ले लूँ, ऐसे हाइपरटेंशन हुआ और बाद में डायबिटीज़ हुआ, तो अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो पबमेड जो है मुझे इस तरह से रिजल्ट देगा कि मैंने अब सर्च इंजन को ये बताया है कि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, हाइपरटेंशन भी चाहिए और डायबिटीज़। मुझे वो आर्टिकल्स देगा जिसके अंदर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों इस्तेमाल हुए हों। ठीक है, वो कीवर्ड्स के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों इस्तेमाल हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर देखिए हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों आ रहे हैं। सही, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर और का इस्तेमाल कर लूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे या तो हाइपरटेंशन दो या तो डायबिटीज़ दो। ठीक है, तो अब वो वाली सर्चेस देगा जिसके अंदर या तो हाइपरटेंशन होगी या डायबिटीज़ होगी या फिर दोनों होंगे। जैसे यहाँ पर दोनों हैं, यहाँ पर सिर्फ डायबिटीज़ है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ पर दोनों आ गए। ठीक है, यहाँ पर दोनों आ गए, कहीं पर सिर्फ डायबिटीज़ होगी और कहीं पर सिर्फ हाइपरटेंशन होगा। बस आई गेस इतना काफ़ी है। मैं आपको डायरेक्ट अब जो है रिसर्च स्ट्रिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसे रहने देते हैं। तो आपको पता है कि हमने सर्च इंजन के हवाले से कुछ पहले बातें की हुई थी कि हम यहाँ पर बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, वेब ऑफ साइंस, कॉकरेन, स्कोपस एंड हेल्प, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पबमेड जो है वो गूगल स्कॉलर, ये दोनों फ्री हैं, बाकी सारे पेड हैं। तो मैं फिलहाल पबमेड पे ही फोकस रखूँगा। गूगल स्कॉलर थोड़ा सा अलग होता है, बुलियन ऑपरेशन, तो वो थोड़ा साइड रखते हैं, पबमेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चले हम पबमेड पे चलते हैं और पबमेड में आपको मैं सर्च स्ट्रिंग, तो पबमेड से पहले मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ सर्च स्ट्रिंग हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक सर्च स्ट्रिंग बनी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस जैसी ही कोई सर्च स्ट्रिंग आपको बना के दिखा दूँ अभी इसी में। ठीक है, तो इससे पहले एक मैं सर्च स्ट्रिंग सिखाऊँ, आप पहले एक मैश की एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज़ अ मैश। उम्मीद है कि बहुत से लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन मैश का मतलब ये होता है, इट स्टैंड्स फॉर मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स जो है वो पबमेड यूज़ करता है। ठीक है, पबमेड जो है ये लफ्ज़ यूज़ करता है, इसे हम कहते हैं मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। जैसे ये पबमेड की मेन ये विंडो है, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे एक हेडिंग मिलेगी मैश की। अगर हम मैश पे क्लिक करेंगे तो पबमेड जो है एक नया विंडो ओपन कर देगा आपके लिए। ठीक है, नया विंडो ओपन कर देगा। अब मैश को मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी ज़बानें, और पबमेड में सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि जापानीज़, फ्रेंच, चाइनीज़, जर्मन, हर किस्म, हर लैंग्वेज की जो रिसर्च पेपर्स हैं वो शाया होते हैं, यानी कि पब्लिश होते हैं। तो मैश क्या करता है कि अगर आप कोई लफ्ज़ सपोज करें कि यहाँ पर मैं अगर ब्लड प्रेशर लिख दूँ, ठीक है, मैश में ना मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, वो हाइपर टेंशन आएगा। अच्छा सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर लिखना ना मुझे, सही है। देखिए हम जब मैंने हाई ब्लड प्रेशर लिखा ना, तो कभी भी हाई हाई ब्लड प्रेशर का लफ्ज़ नहीं आता बल्कि हाइपर टेंशन आता है। ठीक है, तो मैश का मतलब, अब जो पबमेड है वो इस वोकैबुलरी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब किसी भी ज़बान में, चाहे वो जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, उन्होंने हाइपरटेंशन के लिए जो भी लफ्ज़ यूज़ किया होगा, आप कोई सभी लफ्ज़ यहाँ पर ला के डाल दें, ये हमेशा रिजल्ट हाइपरटेंशन का ही यूज़ करेगा और हाइपरटेंशन ही देगा। और जब मैं इस हाइपरटेंशन को सपोज करें कि मैं ऐड करूँ और सर्च इन पबमेड करूँगा, तो अब पबमेड पे मुझे वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो किसी भी ज़बान में पब्लिश हुए होंगे, वो मुझे मिल जाएंगे। अब चाहे वो फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो,
स्पेनिश हूँ, ठीक है, वो मुझे हाइपरटेंशन शो कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं, हो सकता है कि अगर मैश के अंदर डायबिटीज़ का मसला होता है, ठीक है, अगर मैं हाई शुगर लेवल कोशिश करता हूँ, अगर मेरे ख्याल से शायद ये हाई शुगर इन ब्लड रिजल्ट मिले, शायद ना मिले, चेक करते, नहीं मिला, हाई ब्लड शुगर चेक कर लेते हैं। वैसे डायबिटीज़ कंडीशन ये होती नहीं है, डायबिटीज़ इज अ सिंड्रोम, ये कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है। हाई ब्लड शुगर या शायद ना मिले, पॉसिबल नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ हाई शुगर नहीं होता, हाइपरग्लाइसीमिया आ गया, ठीक है, डायबिटीज़ नहीं आ रहा, डायबिटीज़ डायबिटीज़ से डेफिनेशन नहीं बनती हाई ब्लड शुगर, गलत डेफिनेशन, हाइपरग्लाइसीमिया आ गई, ठीक है। तो अब किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऑथर ने कोई भी लफ्ज़ यूज़ किया हो, अगर उसका मतलब हाई ब्लड शुगर होगा तो वो पबमेड जो है हाइपरग्लाइसीमिया ही शो करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप थम्स अप कर दें, फिर मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगा, और थम्स अप कर दें बस, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं आपको बाकायदा सिखाऊँगा सर्च स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू। चल आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक वर्ड के डॉक्यूमेंट खोलना चाहूँगा और आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे सर्च स्ट्रिंग, ला, अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो 4 चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें हमारे पास, ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। पॉपुलेशन, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन, अच्छा, सी स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, एंड ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, आउटकम, ठीक है। अब रैंडमली चलें, मैं अब रैंडमली बिल्कुल लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे तैयार किया। मैं चलें एक साइकेट्री का टॉपिक ले लेता हूँ। साइकेट्री के अंदर ये साइकेट्री मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ले रहा हूँ, बाकी आपकी जो फील्ड है आप उसके मुताबिक भी ले सकेंगे। मैं चलते हैं सिंपल पे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल पे, ठीक है, डिप्रेशन के ऊपर। जो पॉपुलेशन लिया है वो लिया है डिप्रेशन को, ठीक है। आप पॉपुलेशन 2 भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पॉपुलेशन डिप्रेशन लेना चाहूँ तो मैं एक एज भी स्पेसिफिक कर सकता हूँ इसके अंदर रहते हुए। तो सपोज़ करें कि मैं डिप्रेशन के साथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं जो है एडल्ट्स को लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, एडल्ट्स को लेना चाह रहा हूँ। अब मुझे इतना पता है कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। SSRIs हैं, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SNRIs हैं, यानी कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी एमीन्स हैं, ठीक है, बेंजोडायज़ेपिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल एक काम करता हूँ कि SSRIs यानी कि सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को ले लेता हूँ, उसकी कोई एक ड्रग ले लेता हूँ। जैसे कि सपोज़ करते हैं कौन सी ड्रग लें, चलें SSRIs पूरा ले लेते हैं, ठीक है, राइस जो है हम कंप्लीट ले लेते हैं, SSRI, ओके। अच्छा, अब मुझे कंपैरिजन किससे कराना है, SSRI को मैं कंपैरिजन किससे कराऊं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, प्लेसिबो ले लेता हूँ, ठीक है। प्लेसिबो मतलब ये होगा कि SSRI को जो कंपैरिजन हो रहा होगा वो किसी से भी नहीं हो रहा होगा, यानी कि 2 ग्रुप्स होंगे, एक हमारा इंटरवेंशन ग्रुप होगा, इसको SSRI दी जा रही होगी, और एक वो ग्रुप होगा जिसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा होगा, ठीक है। आउटकम के अंदर मैं क्या क्या देखना चाह रहा हूँ, हो सकता मैं एफिकेसी देखना चाह रहा हूँ ड्रग की, या तो मैं एफिकेसी देख लूँगा, या फिर मैं साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स देख लूँगा, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, डालेंगे। ये तमाम बेसिक बुलियन ऑपरेशन है जो मैं कल से आपको बता चुका हूँ, तो आप पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने PICO को रैंडमली, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा, यहाँ पर सिर्फ रैंडम बनाया है, ठीक है। अब मैं एक एक करके अपने मैश टर्म्स और चीज़ें यूज़ करना शुरू करूँ। पी को लेके मैं काम करता हूँ, जैसे मेरा कीवर्ड 1 जो है, बल्कि पी को ले लेते हैं, तो पी में पहला तो मेरा आ गया डिप्रेशन, ठीक है। और अब मैं ये करूँगा कि मैं जाऊँगा पबमेड के ऊपर और जाके डिप्रेशन का जो है वो ले लूँगा मैं मैश, ठीक है। मैं देखूँगा कि डिप्रेशन के लिए पबमेड कौन सा मैश यूज़ करता है, मैश लाजमी ऐड करना है हर कीवर्ड के अंदर आपको, ठीक है। अब ये बहुत सारे लफ्ज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखें कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म सिनेप्टिक डिप्रेशन, डिप्रेशन पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ रहा है। तो आपको जो आपको करना है, जिसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको चूज़ करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखें, डिप्रेसिव स्टेज वैल्यू ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी इन कंट्रास्ट विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है।
तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अलग चीज़ होती है, डिप्रेशन अलग चीज़ होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे डिप्रेशन ही चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, उसको यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करने पर इसको कॉपी किया, ठीक है, और वर्ड के फाइल पे जाके मैंने यहाँ पर और लगा के पेस्ट कर दिया, डिप्रेशन मैश आ गया, ठीक है। और मुझे पता है मैंने एडल्ट भी चेक करने हैं, तो मैं अब एंड यहाँ पर लगाऊंगा, सही है, और यहाँ पर मैं 2 ब्रैकेट्स डाल दूँगा। अच्छा, ये ब्रैकेट्स मैं किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी पूरी क्लास मैंने पिछले वक्तों में ली भी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एडल्ट्स, और अब मैं एडल्ट्स का भी मैश ले लेता हूँ, और मुझे दिखता है कि अगर मुझे एडल्ट्स का मैश मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है पबमेड पे, मैं इसका मैच ले लेता हूँ। अच्छा, अडल्ट का मैच मुझे यहाँ पर देखें यंग अडल्ट आ रहा है। यहाँ पर अडल्ट क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हैविंग अटेन्ड फुल ग्रोथ और मैच्योरिटी, अडल्ट्स आर ऑफ 19 थ्रू 44 ईयर्स ऑफ एज, फॉर अ पर्सन बिटवीन 19 to 24 विच इज कॉल्ड यंग अडल्ट। यहाँ पर देखिए सिर्फ अडल्ट जो है वहाँ पर 1944 साल तक है, और जो यंग अडल्ट है वो 1924 साल तक है। तो मेरे ख्याल से मुझे अडल्ट काफ़ी रहेगा, अडल्ट ही सही है। तो मैं यहाँ पर जाके अडल्ट को जो है वो ऐड कर दूँगा, ठीक है। अडल्ट क्या कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर जाके मैंने अडल्ट को पेस्ट कर दिया। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जैसे डिप्रेशन यूज़ किया है, तो डिप्रेशन के लिए आप सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिनोनियम्स कैसे यूज़ करेंगे कि सपोज़ करें और लगा के, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, लो मूड, तो लो मूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोट्स लगा दूँगा। इस तरीके से के लिए आप मेरे ख्याल से अडल्ट काफ़ी, अडल्ट में मुझे और कुछ ऐड करना नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। तो अगर आपको सपोज करें सिनोनियम्स यूज़ करने हैं, तो आप और लगा के सिनोनियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने आई के ऊपर। मेरा यहाँ पर मैं सिर्फ सबसे पहले तो SSRI ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया। और अब इस SSRI को मैं जाके मैश देखूँगा, इसका मैश देखता हूँ क्या आता है। तो SSRI का जो मैश है वो कुछ और आ रहा है, देखूँ मैं पूरा नाम लिख के देखता हूँ इसका। सेरोटोनिन, स्पेलिंग सही है गलत है, ये अपडेट। ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। ठीक है, आ गया, ठीक है। ऐसा सराइज नहीं आ रहा था, लेकिन ये आ गया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर। तो अब मैं यहाँ पर क्या क्या लेना चाह रहा हूँ, मैं इससे ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के वाले से बात हो रही है, तो मैं इसे ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ और इसे हटा देता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा अपने वर्ड फाइल पे। यहाँ पर और लगा, यहाँ तक बात आ गई। SSRI हमने ले लिया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर हो गए, सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर हो गए, ठीक है। ये पूरा आ गया, मैंने 2 चीज़ें ले ली हैं, तो आई को भी मैंने फॉर्म कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ अपने सी के ऊपर, यानी कि जो हमारा कंपैरिजन ग्रुप है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ प्लेसिबो लेना है, तो मैं इसको मज़ीद नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे प्लेसिबो बना के छोड़ दूँगा, ओके। अब मुझे चाहिए आउटकम्स। आउटकम्स के लिए एक तो ये है कि पहला तो मेरा हो गया एफिकेसी, हो सकता है मैं एफिकेसी के बारे में मालूम करना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं एडवर्स इफेक्ट्स मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एफिकेसी को हम चेक कर लेते हैं कि इसका मैश क्या आ रहा है। कंट्रोल लेते हैं और जाके इसके मैश देख लेते हैं। एफिकेसी की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओके। मेरे ख्याल से ड्रग एफिकेसी मुझे लिख लेना चाहिए था,
ड्रग एफिकेसी लिख लेता हूँ। हाँ 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 ठीक है, मेरे ख्याल से एफिकेसी का मैच नहीं था, तो इसी के मैच को छोड़ देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आउटकम्स का देखते हैं। आउटकम्स का हमें कुछ मिलता है, ये भी मिला तो हम एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। पेशेंट आउटकम, असेसमेंट आउटकम, पैटर्न आउटकम, ट्रीटमेंट आउटकम, ये मैं लेना चाह रहा हूँ, ट्रीटमेंट आउटकम। ठीक है, ट्रीटमेंट आउटकम को मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। ठीक है, ऐड हो गई। अब मैं जाके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, एफिकेसी आ गई मेरे पास, ट्रीटमेंट आउटकम आ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे जो हैं वो मैश मिल जाएँ। अगर नहीं मिल रहे तो आपको कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ, एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स को मैं पबमेड पे डाल के देख लेता हूँ कि मुझे मिलता है या नहीं मिलता। मुझे मिल जाएगा। एडवर्स इफेक्ट्स मिल गया है। ठीक है, मैं एडवर्स इफेक्ट्स को ऐड कर दूँगा। अब मैं चलता हूँ और अपने एडवर्स इफेक्ट को यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना PICO सब तैयार कर लिया। अब मुझे करना ये है कि मैं इन तमाम को एक एक करके मैं पबमेड पे डाल के चेक कर लूँगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जैसे मैंने पहले पी को डाल के चेक किया, करने करने टाइम बस ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो बस मैं इस सेशन को खत्म कर दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, मैंने इसे जाके चेक किया तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही। ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर हटा दें पहले। ठीक है, मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, सही है, सही आ रहा है। अब मैं चल के इसको चेक कर लेता हूँ, अपने आई को। अगर कोई गलती होगी ना तो पबमेड जो है वो शो कर देता है कि आपकी यहाँ पर गलती है, आप इसे ठीक कर लें। मैं डाल के चेक कर लेता हूँ कि पबमेड कुछ दिखा रहा है या नहीं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अच्छा, प्लेसिबो में तो वैसे कोई गलती होगी नहीं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ सी करके। आगे देख लेता हूँ, देखते हैं गलती है या नहीं। यहाँ पर गलती नहीं है। बस जल्दी सब करना ये है कि इसको पूरा कंबाइन कर लेना है। और आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर कुछ ही दिन के अंदर तीनों चीज़ें सीख ली हैं। अब मैं पी को लूँगा, ब्रैकेट क्लोज है, इसको यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, एंड लगा दिया। याद रखिएगा सबको दरम्यान आपको एंड लगा चले जाना है। आई लूँगा, फिर जाके एंड के बाद पेस्ट कर दूँगा, फिर एंड। ठीक है, प्लेसिबो कंपैरिजन के लिए लगाया और यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, फिर एंड लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर आउटकम वाले सेक्शन के अंदर जाके मुझे पेस्ट कर देना है। तो आप देख रहे हैं वही चीज़ बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको दिख रही है, मैं स्लाइड को दिखा देता हूँ कि ये वाली चीज़ बिल्कुल यही चीज़ जो है मैंने उठा के यहाँ पर वर्ड फाइल में बना दी। बिल्कुल वैसी ही चीज़, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि मैं इसको उठा के अगर पबमेड पे डालूँगा तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी। डाल दिया है और मुझे कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए पबमेड जो मुझे 1880 रिजल्ट शो कर रहा है। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ सिस्टमेटिक सॉरी क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए। कहाँ गए मेरे पास क्लिनिकल ट्रायल्स, रैंडमाइज ये रहे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स चाहिए। तो मैं देखता हूँ मुझे कितने मिलते हैं। तो मुझे सिर्फ 1317 मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे से ड्रैग कर दूँ 2020 तक लेके आ जाऊँ, 17 तक लेके आ जाऊँ, तो मुझे कुछ ही मिलेंगे। ठीक है, और 167 167 आर्चरीज मिल रही है। अब मैं इसको हटा के मेटा एनालिसिस चेक कर लूँगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कोई मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर मेटा एनालिसिस वाले कॉलम पे आप क्लिक कर लें और देखें कि कोई मेटा एनालिसिस है मौजूद या नहीं है। तो सिर्फ 51 मेटा एनालिसिस मौजूद है 2017-2024 तक। तो मैं इसको और ड्रैग करूँगा और देखूँगा कि सबसे लेटेस्ट मेटा एनालिसिस कौन से टॉपिक पर हुई है। तो 17 रिजल्ट मिल रहे हैं सिर्फ 2022-2024 दरमियान में। तो वही ये चीज़ है। तो ये भी दिखा रहा है हमें कि यहाँ पर इतने मेटा एनालिसिस पब्लिश हुए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल नहीं सिखाया कि आपने अभी टॉपिक कैसे डिसाइड करना है। मैंने आपको सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन ही सिखाया है कि रिसर्च क्वेश्चन बनाते किस तरह से। जस्ट यही हमारा टॉपिक था, मैंने टॉपिक सिलेक्शन नहीं सिखाई है। इससे सिर्फ हमें एक आइडिया होगा कि अभी तक कितने मेटा एनालिसिस पब्लिश हुए हैं और हमें किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेट्स सपोज कि भी मैंने यहाँ पर क्या लिया है, SSRIs लिए हैं। ठीक है,
अब मैं इसको मज़ीद जो है वो क्या करूँगा, इसकी डीप में जाऊँगा और सेलेक्टिव ड्रग्स चेक करूँगा। यानी कि पहले मैं सिटालोप्राम देखूँगा, फ्लोक्सिटीन देखूँगा, पेरोक्सिटीन देखूँगा, एसिटालोप्राम देखूँगा। ये सब चीज़ें देखते देखते मैं पहुँचूँगा और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे मेरे मतलब की जो है वो आरसीटी मिल ही जाएगी, जिस पे बाकायदा जो है रिसर्च पब्लिश हो सकती है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अभी तक के लिए मुझे ज़रा रिएक्ट करके बताएं कि सब कुछ क्लियर रहा है। ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि पीको फ्रेमवर्क किस तरह बनाया जाता है। अब आगे कोर्स में जो 21 जून से स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से हम बाकायदा आपको टॉपिक सिलेक्शन सिखाना शुरू करेंगे कि इस पीको फ्रेमवर्क को बनाते हुए बाकायदा हमारे पास एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो करते हुए आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। वो गाइडलाइन हमने खुद बनाई थी, तो वो इंशाल्लाह से शेयर करेंगे बाद में। और अच्छा, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे देखें कि पीको बनाते वक्त जो यहाँ पर जो मामला आप दिख रहा है ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि सिर्फ आरसीटीज़ पे नहीं बल्कि केस कंट्रोल स्टडीज़ के ऊपर और कोहर्ट के ऊपर भी मेटा एनालिसिस की जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ मैंने एक टेबल यहाँ पर दिखाया आपको, तो यहाँ पर देखें कि अगर इंसिडेंस और प्रेवलेंस की बात होगी तो उस वक्त कह सकते हैं कि ट्रायल्स नहीं किए जा सकते। थेरेपी पे होते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस पे आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हैं ट्रायल्स के, थेरेपी पे कर सकते हैं, जैसे ड्रग थेरेपी हो। ठीक है, कोई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी का टॉपिक हो तो उस पर आप कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस पे कर सकते हैं, हार्म पे कर सकते हैं, एटियोलॉजी पे नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर कोहर्ट और केस कंट्रोल के ऊपर सिस्टमेटिक रिव्यू होता है। तो ये एक चार्ट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप बाद में, लेकिन हम आपको सिखाएंगे, अभी तक कुछ समझ में भी नहीं आएगा सही से कि क्या इसका मतलब है। तो यहाँ तक मेरी बात थी। मेरे ख्याल से आज का सेशन यहाँ पर बहुत है। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों को, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किए हुए, ठीक है, तो जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं। विल यू कवर नेटवर्क मेटा एनालिसिस इन दिस सेशन? बिल्कुल यकीनी तौर पर हम नेटवर्क नेटवर्क मेटा एनालिसिस नहीं 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 नेटवर्क मेटा एनालिसिस हम कवर नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल टॉपिक होता है। इवन कि हमारी भी पब्लिश नहीं है, इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। नेटवर्क मेटा एनालिसिस पे अभी हम खुद काम कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी हमारे आपके डोमेन से बाहर है, आप नहीं कर सकोगे इस पर काम। द कोर्स विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डेज? तो कोर्स तकरीबन जो है 10 से 11 दिन तक शामिल होगा, 21 जून से लेकर 30 जून तक। अच्छा, कैन वी बिकम रिसर्च जर्नी फ्रॉम सिस्टमैटिक टू मेटा एनालिसिस विदाउट एनी एलटी केस रिपोर्ट्स केस कैन शो और स्टडी बिफोर डज एनीवन प्रोफिशिएंसी प्रोग्रामिंग कैन एनहांस और कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च जर्नी पब्लिकेशन एवरेज आउट? अच्छा ठीक है, पहली बात ये कि एलटी और केस रिपोर्ट्स और क्रॉस सेक्शनल होना ज़रूरी नहीं है। मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू बहुत डिफरेंस उसके मतलब उनके मुकाबले में। और अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं तो आप आराम से कर गुजरेंगे। मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने आज तक क्रॉस सेक्शनल नहीं लिया, डायरेक्ट मेटा एनालिसिस पब्लिश किया है। अच्छा, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो एज सच आपको फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है आपको, मतलब उस वक्त जब आप इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होंगे उस वक्त थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन एज अ रिसर्चर आप चाह रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो तो नहीं, मेरा आपकी रिसर्च जर्नी में आपको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी ही आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि ईजिली सब कुछ कर देते हैं। एआई सॉफ्टवेयर भी हैं और मैनुअल सॉफ्टवेयर भी हैं। स्टेप 1 में बेटा ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और स्टेट टू स्टेट। कुछ हॉस्पिटल तो बिल्कुल रिसर्च को पॉकेट नहीं देते, कुछ 1-2 पे भी मान जाते हैं, कुछ को 3-4 भी चाहिए होता है। तो मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि अगर स्टेप 1 या स्टेप 2 यानी कि आप जा रहे हैं यूएसए के लिए, तो 2 भी इनफ होते हैं, 1 या 2 भी इनफ होते हैं। इलेक्टिव ज़्यादा मैटर करते हैं वहाँ पर, इलेक्टिव ज़्यादा आपने किया हुआ है तो वो ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं। रिसर्चेज हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है। I'm a bit confused. I want invested money in course by the other societies as well, but their mentorship was not worth it. It always regret wasting my money, and in some groups all people don't work. People just enroll for sake of publication, simply don't work at all. How would you ensure कि सब काम करें and the burden is not put on just some people? Will there be a separate mentor for each group? How much time will it take? A complete podcast routine will be very hectic after vacation. Plus do clear my queries so that अच्छा बच्चों, पहली बात तो ये बस समझ लो कि यहाँ पर हम ग्रुप्स बनाएंगे, आपको अलग अलग मेंटोर भी हम इंशाल्लाह दे देंगे। अलग नहीं दे देंगे तो हम खुद बराह रास्त मेंटोरशिप देंगे, ठीक है, उसकी कोई अलग चार्जेस हम नहीं करेंगे, हम खुद आपको मेंटोरशिप दे रहे होंगे। दूसरी बात ये कि मेटा एनालिसिस को कंप्लीट करते वक्त करने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं, और आप जब हमारा कोर्स कर रहे होंगे तो आपको हम प्रोटोकॉल राइटिंग सिखा देंगे। प्रोटोकॉल राइटिंग आपकी मुकम्मल हो चुकी होगी, ठीक है, इन 10 दिन के अंदर। और एट द एंड ऑफ द वेबिनार जो सेशन खत्म हो चुका होगा तो आप वहाँ पर डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर पर जा चुके होंगे। अब कुछ मेटा एनालिसिस से कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको हम 21 जून से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप यहाँ पर बना दिए जाएंगे, एक ग्रुप के अंदर तकरीबन 9 से 10 लोग होंगे। अगर कोई बच्चा काम नहीं करेगा तो उसे ग्रुप से हम बाहर निकाल देंगे। तो एक के ऊपर हरगिज़ बर्डन नहीं आएगा, तमाम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा,
और बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उसका मैं नहीं जानता हूँ, भले से वो ऑथर मतलब पब्लिकेशन के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन हाँ आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। अगर आपको ज़रा से भी शक है तो हमारे जो मौजूदा ग्रुप चल रहा है ये हमारा प्रोफेशनल वाला, तो उससे आप फीडबैक ले सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, आप आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। हम सारी क्यूरीज आपकी जो भी मसले हैं हम सॉल्व कर देंगे, आप पे बर्डन नहीं आएगा, तमाम लोग मिल के काम करेंगे, ठीक है। आर यू गाइस गोइंग टू कंडक्ट? हाँ मुमकिन है तो अगर हम जुलाई में भी कंडक्ट करें, लेकिन वो डिपेंड करता है कि रिस्पांस अभी कैसा है। अगर हमें भी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है और फिर बाद में बच्चे अगर कहते हैं कि जुलाई में करें तो हम कर गुजरेंगे। अगर हमें रिस्पांस नहीं मिलता अच्छा और फिर तो शायद जुलाई में करना मुश्किल होगा, डिपेंड करता है कि हमें रिस्पांस कैसा मिलता है। तो सिस्टमेटिक व्यू व्हाट्सएप शुड वी हैव सिस्टमेटिक व्यू के लिए आपको रेवमेन फिलहाल चाहिए होगा, बाकी सब तो फ्री हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सारे फ्री हैं, वो आपको हम बता देंगे। रेवमेन आपको चाहिए होगा तो अपने IT डिपार्टमेंट से उसे ले सकते हैं। विल यू हेल्प अस पब्लिश और मेटा? बेटा ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि विल यू हेल्प अस पब्लिश और मेटा। ये सवाल मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि मेटा पब्लिश करने में। मेहनत आप करेंगे, काम आप करेंगे और आप ही अपनी मेटा पब्लिश करवाएंगे। ऑल वी कैन डू इज यू गाइड यू, बस हमको गाइड कर सकते हैं, आपको हम पढ़ा सकते हैं। पब्लिकेशन आपके ऊपर है। हाँ अब ये बात है कि पब्लिकेशन में हेल्प करना, बिल्कुल हम करेंगे हेल्प। आपको हम उन लोगों से रब्ता करवाएंगे जो पब्लिश करवाने में आपको हेल्प करेंगे, जो आपको बाकायदा आपकी जो पब्लिकेशन चार्जेस होते हैं वो बेयर करेंगे। तो ये सब चीज़ें इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे बाकायदा। आप लोग साथ में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में सब पूछना चाह रहे होंगे तो मेरे ख्याल से 4000 पर हेड फॉर 10 डेज है हम चार्ज करें। 4000 to 6000 जिस तरह हमारा उसका था बेसिक वेबिनार का, तो इस तरह से होगा कि 4 से 6000 हम रखेंगे, तो जो बच्चा चाहे 4000 पे कर दे, जो चाहे 4500, 5000, 6000 वो आपके ऊपर है। मिनिमम 4000 होगा, मैक्सिमम 6000 होगा, वो आपके ऊपर, आप जितना चाहे पे कर दें। हाँ हम थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं बनिस्बत बेसिक के, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इस पर, और टीम को मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह आप लोगों से अब 21 जून में मुलाकात होगी। जो भी आप लोग आना चाहें आ जाएं, और प्लीज़ अपना फीडबैक अभी जो आपने सेशन लिया उसका लाजमी दें, ठीक है। ग्रुप्स पे हम ग्रुप्स के वो ओपन कर रहे हैं अभी, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज़। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम ग्रुप में शेयर कर देंगे रजिस्ट्रेशन के हवाले से। रजिस्ट्रेशन कल ओपन होगी, कल से ओपन होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।